नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और उनके लिए हम लेकर आए हैं पाठ शरद जोशी द्वारा लिखित तुम कब जाओगे अतिथि। और जब हम अतिथि की बात करते हैं तो हमारे देश में एक बहुत ही लंबी परंपरा है अतिथि देवो भव की। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है अतिथि को कि तुम कब जाओगे, ये बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं डॉक्टर अपाला भार्गवी, आप टीचर और कंसल्टेंट हैं एनटीए से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि अगर आप हमारे इमाम से, हमारे विशेषज्ञ से कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो, तो आप बेझिझक अपने सभी प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे विभिन्न माध्यमों से। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं dth.class9@ciet.nic.in पर। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ आप हमसे जुड़ें और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमारे विशेषज्ञ से लें। और इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, हम आप सभी विद्यार्थियों के साथ एक बहुत ज़रूरी सूचना साझा करना चाहेंगे G20 के बारे में। We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, अब हम शुरू करते हैं अपने आज का ये सत्र जो हम 9वीं कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। और मैम, इससे पहले कि हम इस पाठ के बारे में आपसे ज़्यादा जानें, हम आपसे जानना चाहेंगे लेखक के बारे में, जो शरद जोशी हैं, उनके लेखन के बारे में कुछ बताइए, लेखक के बारे में कुछ बताइए मैम। शरद जोशी का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ और शुरू में इन्होंने जो लेखन किया वो पहले तो वो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये जो और सरकारी नौकरी में होना, नौकरी के साथ जो जिस तरीके का एहसास होता है वहाँ काम करने के कर्म स्थल पर, वो सारी चीज़ें देखी, जिंदगी की भाग दौड़ और तमाम चीज़ों को देखना, बहुत गहराई से देखना। बाद में इन्हें लगा कि नहीं, मुझे लिखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और उन्होंने फिर नौकरी छोड़ हमेशा के लिए लेखन को ही अपनी आजीविका बना ली इन्होंने। एक तो ये, फिर इन्होंने जो लेखन किया, शुरू में इन्होंने हर तरह का लेखन किया, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि मैं लिखूं, क्योंकि मज़ा आ रहा था इनको लेखन में, कॉमेडी की तरह आप कह सकते हैं, लेकिन वो कॉमेडी नहीं रहा, यानी हास्य नहीं था। वो जब भी कुछ लिखते तो उसमें हास्य के साथ साथ समय जो वास्तविक स्थितियां होती हैं, स्थितियों को में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और बात करते करते अरे ये कोई दुबला पतला आदमी है, और उसको हम कहें कि देखिए ये इतने बहादुर आदमी है, इतने मजबूत आदमी है, उठा कर ले आ रहे हैं। छोटा सा बच्चा है और उस पर काफी बोझ दे दीजिए तो वो उठा कर ला रहा है। तो हम ऐसी विरोधाभास, यानी कॉन्ट्रडिक्शन जहां पर हो, उस चीज को हम हास्य में कैसे बदलें। तो उन्होंने लिखना शुरू किया व्यंग्य। व्यंग्य अक्सर लिखा जाता है, राजनीतिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, कई बार पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उनमें संबंधों को लेकर भी कई बार सटायर किया जाता है। तो सटायर, जिसको व्यंग्य को ही अंग्रेजी में सार्केज्म, सटायर, और एक खास तरह का हम उसको कॉजेटिक रिमार्क भी कहते हैं। ऐसा जो तीखा रिमार्क हो, टिप्पणी हम करें लेकिन वो टिप्पणी कैसी हो, रिमार्क हम कैसा दें, रिमार्क हम बहुत ही तीखा, ऐसा कड़वा सा लगे। तो कई बार ऐसा होता है, कक्षा में भी ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो आजकल तो सटायर जो है, आप टेलीविज़न पर भरमार है,
सटायर की, और कई लोग हैं जो तरह तरह से समाज पर चोट कर रहे होते हैं, और वो चोट डायरेक्ट नहीं होती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में करते हैं, मतलब अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आप करते हैं और अपरोक्ष, दोनों ही स्थितियों में जब हम कोई बात कहते हैं। तो व्यंग लिखना इन्होंने शुरू किया, और ये व्यंग में इन्होंने कहानी लिखे, गद्य लिखा इन्होंने, कई गद्य इन्होंने लिखे, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यानी हम भ्रष्ट हैं और जितने भ्रष्ट हैं वो हमारे हैं। ये एक व्यंग दिखने में ही अपने आप में, ये विषय नाम ही अपने आप में बहुत ही अजीब सा है। इसी तरह के नाटक भी उन्होंने लिखे, नाटक लिखे, उपन्यास एक ही लिखा। तो इस तरह से व्यंग में कई शैलियां इन्होंने अपनाई। फिर इन्होंने टीवी के लिए भी काफी कुछ लिखा। टीवी हमारे समय में भी टीवी के जब हम बच्चे हुआ करते थे तो कई सीरियल आते थे, और आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, कई तरह के ऐसे जो, जैसे ये जो है जिंदगी, मालगुडी डेज, विक्रम बेताल, सिंहासन बतीसी, इसके लिए उन्होंने लिखा। और आजकल के समय में एक बहुत ही कुछ दिनों पहले आता था वो सीरियल लापतागंज इनकी ही रचनाओं को लेकर लिखा गया, मतलब दिखाया गया, उस पर सीरियल बना। फिर इन्होंने फिल्मों के लिए भी संवाद लिखे, कई फिल्में लिखी, जिनमें क्षितिज, गोधूली, उत्सव और इस जैसी और भी कई फिल्में इन्होंने लिखी। तो इनका बहुत ही बड़ा कार्यक्षेत्र है, दायरा बहुत बड़ा है ये, लेकिन इन सब में आप ध्यान से जब देखेंगे तो उसमें व्यंग्य होता है, छिपा होता है। तो ये है इनके व्यंग्य लेखन का। और ये तो मामा आपने बात हमें बताई लेखक के बारे में, और आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि क्या क्या उन्होंने किया अपनी जिंदगी में, और क्या क्या कौन कौन सी विधा में उन्होंने हाथ आजमाए। यहाँ पर अगर हम वापस अपने पाठ की तरफ आए तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये कहानी है और ये किस तरह का पाठ है माम? ये पाठ व्यंग्य है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि व्यंग्य में लिखा। और मजेदार है ये लिखने का की जो वजह थी वो अजीब थी। हमारे घर में भी अक्सर होता है, बचपन से हम सुनते हैं, अचानक कोई घर में आया तो घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो एक ही सलाह देते हैं कि देखो परेशान मत हो, घर में अतिथि जो होता है वो देवता की तरह, मेहमान हमारे घर में कोई आ जाए तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। ये आप 9th में हैं, लेकिन ये आप जब आप बड़े हो रहे होंगे, ये घरों में, हर घर में ये बात सुनी जाती है, क्योंकि ये परंपरा से बताई जा रही है। भारतीय परंपरा में ये सीख दी गई कि हमेशा कोई आपके घर आए तो आप खींचिए मत, इरिटेट मत होइए, आप मान कर चलिए कि ये तो कभी कभार आते हैं, और देवता जिस तरह से कभी कभार दर्शन देते हैं, अब बहुत दुर्लभ होता है उनका दर्शन, ठीक वैसे ही अतिथि जो होता है वो दुर्लभ होता है। लेकिन अब पाठ का नाम जो है, इस पर एक फिल्म भी बनी है, आप लोगों ने शायद देखी होगी, अजय देवगन की है, लेकिन उसका नाम है अतिथि तुम कब जाओगे। लेकिन इस पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, यानी तुम कब जाओगे। ये सवाल अपने आप में बहुत बोरियत भरा है, बोर हो रहा है वो आदमी, अब इरिटेट हो गया है कि तुम कब जाओगे अतिथि, तुम बताओ। अब अतिथि शब्द को ही जैसे ही हम खोलते हैं, घर में अब रिश्तेदार आते हैं तो हमारे अतिथि नहीं होते, क्योंकि उनके आने की हमें सूचना होती है। अचानक हमने कभी नहीं देखा कि अचानक नाना नानी उठे, दादा दादी उठे और चले आए। आने के पहले एक व्यवस्था होती है, उनके चलने की सूचना होती है, और हम उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन अतिथि जो होता है, अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, तिथि मतलब तारीख, तो यानी अचानक कोई आ गया। अक्सर आप सुनते होंगे कि कभी सुना होगा आपने कि अरे कौवा बैठ गया,
मुंडेर पर, या घर के किसी कहीं से आवाज आ रही है कौवे की, तो घर में लो लग रहा है कोई मेहमान आने वाला है। अब ये जो है कौवे ने आवाज दी तो उससे जो आता है वो अतिथि की ही तरह आता है, जाना हुआ आदमी नहीं आता। या फिर आप सुनेंगे पानी का ग्लास, पानी गिर गया, ओ लग रहा है कोई आने वाला है। इस तरह की बातचीत में घरों में ये होती है कि अचानक कोई आने वाला है, इसकी पूर्व सूचना होती है। तो उसमें कई बार हम होते हैं कि हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला सामाजिक कारण हो सकता है, दूसरा आर्थिक दबाव होता है, और उसके बाद आज के समय में इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास वक्त भी कहाँ होता है। अब संभव नहीं कि आप स्कूल छोड़कर बैठ जाएं, आपके घर कोई गेस्ट आ जाए, और ऐसा गेस्ट, ऐसा मेहमान जिसने बताया नहीं आने से पहले, तो आपका पूरा शेड्यूल, आपका जो कार्यक्रम है घर में, अचानक आप लोगों का आज अगर मान लीजिए आज गुड फ्राइडे है, हमारे पास हमने एक प्लान किया है, कोई ओकेजन प्लान किया है, कोई कार्यक्रम हमारा होगा, अचानक बेल बजा और हमने देखा कि एक अतिथि आ गया, तो हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल, हमारा कार्यक्रम, क्योंकि ऐसे ही बहुत बचाकर हम एक दूसरे के लिए, परिवार के भीतर एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, और पता चलता है कि अनजाना सा आदमी, अनजाना नहीं, अनचाहा आदमी, अनजाना होगा तब तो उसको आप जानते नहीं होंगे, वो तो वैसा होता नहीं, लेकिन अनचाहा हुआ व्यक्ति आ गया आपके घर, तो अब आपका सारा कार्यक्रम बिगड़ गया, आपके घर पर एक अतिरिक्त बोझ आया और एक माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन चूंकि वो व्यक्ति आया तो हम फर्स्ट जो हमारे घर आएगा तो हम क्या कहेंगे, मुस्कुराकर उसका स्वागत करेंगे, सारी चीजें मतलब उसकी आवभगत में लगेंगे। लेकिन हमारे हम दिमाग में हर वक्त ये बात होगी कि आज ये रात अगर रुक रहा है, हम वेट करेंगे, अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा। शाम होगी, पता चला कि वो रात में है, फिर डिनर बनाएंगे तो डिनर में हम जब चूंकि एक हम मान के चल रहे हैं कि वो एक दिन रुकेगा, तो हम उसके डिनर के लिए अच्छी तैयारी करेंगे। जी, तो मैम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अतिथि नाम से जिस तरह से हमें पता चल रहा है कि जिसकी तिथि निश्चित नहीं है, और वो हमें नहीं पता किस समय आएगा और किस समय जाएगा। अगर हम पाठ पे वापस आए तो हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये अतिथि कौन है और ये कहाँ से आए हैं मैम? ये अतिथि इनके घर एक अचानक आया हुआ मेहमान है, जिनके बारे में लेखक कहते भी हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। अब यहाँ ये पता चल गया कि ये अतिथि जो है आया 4 दिनों से इनके घर में पड़ा हुआ है जी। और अब जो उससे प्रश्न क्या उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है सिर्फ एक ही चीज, प्रश्न होगी जाएंगे कब। अब उसको लेकर के कई बातें लेखक बताते हैं, कई व्यंग भरे वाक्य ये लिखते हैं। हम जब आते हैं मतलब जब बताएंगे तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 4-5 इन्होंने वाक्य लिखे, जैसे तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। यानी हम बता रहे हैं कि 4 दिन हो गए सीमा में रहकर, मैं 1 दिन मैंने वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, तो सीमा में रहकर हम ये देख रहे हैं और बहुत नम्रता के साथ आपके जाने की प्रतीक्षा में हम खड़े हैं। ये एक सटायर है। अब इसके बाद तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, हम बहुत खुश होकर नहीं कह रहे हैं, चौथा भारी दिन कह रहे हैं। यानी अब हमारे घर पर एक बोझ हो तुम, और तुम्हारे होने से हम खुश नहीं हैं। भारी कब होता है माहौल, जब उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद वो कहते हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। यानी तुम एस्ट्रोनॉट भी जब जाता है इतनी दूर चांद पर गया और लंबा तो गया और पता चला थोड़े दिनों बाद लौट आया, तो तुम तो थोड़ी ही दूर से आए हो और इतने देर तक तुम मेरे घर में रुक गए। तो इस तरह के वाक्यों से लेखक बताते हैं, एक व्यंग कर रहे हैं, सीधी बात नहीं है। व्यंग में हमेशा
आप बात कहते हैं, लगेगी कि सामान्य बात है, लेकिन उसका आशय जो होगा वो अलग होगा, सिंपल बात नहीं होगी। अब इसके बाद लेखक और भी बातें कहते हैं, जैसे अब आर्थिक दबाव कैसे पाठ में बताता है। लेखक बताता है कि उस दिन जब तुम आए, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। आशंका, खुशी नहीं थी, आशंका यानी भय कि अरे यार ये कितने दिन तक मेरे घर रुकेंगे। उसके बाद वो कहता है, लेखक कहते हैं कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ भी कांप गया था। बटुआ का कांपना क्या है? बटुआ का कांपना है कि यानी मेरा जो बटुआ है वो किस चीज का बोध कराता है? पैसे का, यानी पैसा भी डर गया, खर्च भी हमारा डर गया। जी, तो ये तो हम बात कर रहे हैं अपने पाठ की, और पाठ में जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि ये एक व्यंग है, कटाक्ष किया जा रहा है, और लेखक अपनी बातों से, अपने चुटीले अंदाज से वो ये बता रहा है कि किस तरह से एक अतिथि का ज़्यादा समय तक रुकना उसके लिए हर तरह से एक दबाव पूर्ण स्थिति बना रहा है, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो। और ये व्यंग वो कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो बच्चों, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@ciet.nic.in, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्रश्नों का। और पाठ हम एक बार फिर से आप सभी को बता दें, शरद जोशी द्वारा लिखित हम पाठ पर चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि, जो कि एक व्यंग है। व्यंग लेखन का एक बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत उम्दा उदाहरण है। और शरद जोशी की जब हम रचनाओं की बात करते हैं, लेखन की बात करते हैं, तो उनका व्यंग एक अलग ही स्तर पर हमारे सामने नजर आता है। हम वापस अपने विशेषज्ञ के पास जाएंगे। मैम, आप बात कर रहे थे कि उन्होंने जो जो पॉइंट्स लिखे, जो चुटीले अंदाज इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कई ऐसे सटायर वाले, व्यंग वाली पंक्तियां आएंगी। अब जैसे पाठ के अंत में ऐसे कई घटनाएं ऐसी आ रही हैं, जब लेखक ने ये देखा कि उनके बटुआ का कांपना, फिर उसमें भोजन में उन्होंने एक लाइन लिखा है कि भोजन जो हमारा है, तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। ये आसान नहीं है कि घरों में हम आमतौर पर क्या देखते, एक रोटी सब्जी, मैक्सिमम दाल। तो इन्होंने कहा कि ये सारी चीजों के साथ हमने मीठा भी बनाया था, तुम याद करो अतिथि। जी, यानी आपकी सेवा में हमने कोई कमी नहीं रखी। और यही बटुए का कांपना था। तो लेखक ये सारी बातें बताता है कि किस तरीके से हमने तुम्हारी 4 दिनों तक आओ भगत की, हमने तुम्हें सिनेमा भी दिखाया ले जाकर। ये अतिरिक्त बोझ है घर पर। लग रहा था कि चले आए हैं तब इन खुशी खुशी जाएं। लेखक कहता है कि हम वेट कर रहे हैं कि तुम कल की सुबह किसी ट्रेन से एक अच्छी सी याद लेकर यहाँ से आओ भगत की, कि अरे बहुत अच्छी खातिरदारी इन्होंने की, इस याद के साथ तुम कल सुबह उठकर चले जाओगे। लेकिन आज का दिन बीत गया, आज की रात बीत गई, कल का दिन, कल की रात। इसमें आगे जाकर लेखक ये देखता है कि अतिथि जो है इनसे लॉन्ड्री की बात करता है कि लॉन्ड्री में मेरे चलो कपड़े। अब लॉन्ड्री में कपड़े का जाना, कई दिनों तक हो रहने का एक लंबा प्लान दिखा रहा है। तो लेखक घबराता रहता है। इसलिए लेखक बार बार धीरे धीरे, और दुनिया के सारे विषयों पर वो लेखक ने कहा कि मैंने इस विषय पर भी बात की आपसे, परिवार से, प्रेम से, अच्छा हर विषय को लेकर, राजनीति से लेकर सब कुछ पर बात की। तो जितनी आपकी आवभगत हम कर सकते थे हमने की। लास्ट में लेखक जो अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के समान होता है, इस बात को आखिर में लेखक कहता है पाठ के अंत में जब आप आएंगे कि बाद में मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, यानी आप तुरंत लौटने का निर्णय लें, नहीं तो मैं अब अगर रुकोगे तो मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है। कहता है कि मैं अब तक मानकर चल रहा हूं कि तुम देवता हो, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं, लेकिन और मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, ये सच है।
एक देवता और मनुष्य, यानी मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, देवता में सिर्फ अच्छाई होती है। तो मनुष्य अगर अपने मनुष्यता पर आएगा तो यानी बुरा काम भी करेगा, बुरा व्यवहार भी करेगा। अब तक तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, तुम लौट जाओ। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है। यानी तब तक तुम देवता बन करके अच्छे से इज्जत के साथ लौट जाओ। अगर ज्यादा देर रुके, यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यानी मनुष्य अपनी मनुष्यता पर, यानी हो सकता है मैं मिसबिहेव भी कर दूं, उठाऊं तुम्हारा सामान और पकड़कर तुम्हारा हाथ ले जाऊं और ट्रेन पर बिठा दूं, या मैं तुम्हारा सामान उठाकर बाहर घर के फेंक दूं। तो मनुष्यता पर आने का मतलब मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं दुर्व्यवहार में। इसलिए बेहतर है कि आप अपने को समेटिए और समेटकर इज्जत के साथ अपने घर जाइए। ये पाठ इस भारतीय जो एक खास तरह का जो विसंगति है हमारे समाज की, उस पर ये प्रहार है ये पाठ। और ये कहता है ये पाठ कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कोई भी बात न करें जो हम निभा न सके। दोनों ही सिचुएशन आ सकता है, तो कोई भी ऐसी बात खड़ी नहीं करनी चाहिए हमारे यहाँ, मतलब बोझ की तरह ना बने। हर बात, हर एक विषय जिसका हम आनंद ले सकें, हाँ, जिसे हम आगे जहां तक हम अपनी इज्जत को बरकरार रखें, हम इसे खींच सके जी। तो कुरूप ना हो, रिश्ते कुरूप ना हो, ये इस पाठ का एक अच्छा सार है कि रिश्तों को हमेशा हमें मधुर बनाए रखना चाहिए। और ये मधुरता तभी बनी रहेगी जब दोनों तरफ से एक जैसा व्यवहार हो। आप आए किसी के घर तो उतनी ही देर रुकिए जितना उसको दबाव ना पड़े। ये पाठ का अर्थ है। तो ये पाठ का निचोड़ है और आपको हमारी विशेषज्ञ ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से बताया। मैम अभी भी हमारे पास 1 मिनट का समय और शेष है। हाँ। क्या कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे मैम? हाँ, जैसे जोड़ना ये चाहेंगे कि ये जो अब व्यंग लेखन है तो बच्चों को व्यंग सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात एकदम बिल्कुल सपाट तरीके से कहते हैं, तो होता क्या है कि सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो तुरंत आहत हो जाता है। और अगर हम व्यंग में कहें जिसे तो उसमें क्या हो, सटायर के रूप में कहते हैं तो बात पहुंच भी जाती है। हंसी हंसी में हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा देते हैं और वो बात ज्यादा गहरी होती है। एग्जैक्टली, यही मैं भी कहने वाली थी। हंसी हंसी में जो बात पहुंचती है वो चुभती नहीं है। हाँ जी। तो मैम ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहना भी एक कला है। ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। गंभीर लेखन से ज्यादा मुश्किल है व्यंग लेखन। अब आजकल के समय, आजकल तो ऐसे कितने लोग हैं जो सटायर करते हैं। आप YouTube पर जाएं तो भरा हुआ है। लेकिन अब बच्चे चूंकि आजकल के कपिल शर्मा को पसंद है, वो सटायर नहीं करता। सटायर ऐसे जैसे आप देखेंगे आकाश बनर्जी और इस तरह के बहुत से लोग हैं जो हंसते हुए अपनी बात बहुत गहराई से, जिसको हम एक कहावत भी है कि बहुत गहरा घाव होता है। ठीक है जी। कोई बात कहिए तो ये हम बात कर रहे थे शरद जोशी द्वारा लिखित पाठ की, तुम कब जाओगे अतिथि, और हमारे विशेषज्ञ रही डॉक्टर अपाला भार्गवी। मैम आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से समझाया ये पूरा पाठ है, इसका निचोड़ और व्यंग क्या होता है ये भी बताया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को, खासतौर पर जो 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उन्हें ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब समय है कि इस सत्र को हम यहीं पर समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ साझा करूंगी एक बहुत जरूरी सूचना रिगार्डिंग इंडियाज G20 presidency. We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed towards democracy and multilateralism,
India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, मैं आप सभी से ले लेती हूँ इजाज़त, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन के साथ हम हाजिर होंगे, जो है वेबिनार। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।